बारिश में मेहंदी ब्लाउज लगाने वाली गरीब बेटी। हरिहर और ममता दोनों एक कोयले की फैक्ट्री में काम किया करते थे। वो पूरे दिन मेहनत करने के बाद जो शाम को कमाया करते थे, उससे वो अपने घर का गुजारा करते थे। आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। हे भगवान, बहुत मुश्किल हो रही है काम करने में। आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, एक काम कीजिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं आपके हिस्से का काम कर देती हूँ। हरिहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है, जिसके बाद ममता उसके और अपने हिस्से का काम करती है। शाम को जब सभी लोग एक दिन की दिहाड़ी लेने के लिए लाइन में लगे होते हैं, उस लाइन में हरिहर और ममता सबसे पीछे लगे होते हैं। आखिरी में जब उनका नंबर आता है तो मुनीम उन्हें पैसे देते समय कहता है, हरिहर, तुम तो आज सारा दिन सो रहे थे, तुमने तो कोई काम ही नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारे पैसों में से आधे पैसे काट रहा हूँ। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इनके हिस्से का काम तो मैंने किया था, फिर आप इनके हिस्से के पैसे क्यों काट रहे हो? बात तुमने मुझे बताकर थोड़ी की थी, और मुझे क्या पता कि तुम किसी का काम कर रही हो। देखो, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने इस आदमी को आधे दिन काम करते हुए देखा है और आधे दिन आराम करते हुए, इसीलिए मैं इसके आधे पैसे काटूंगा। इसमें कुछ नहीं हो सकता। मुनीम हरिहर के पैसों में से आधे पैसे काट कर उसे दे देता है, जिसके बाद वो दोनों पति पत्नी बाजार में से सब्जियां खरीद कर वापस घर आ जाते हैं, जहां उनकी बेटी उनका घर पर इंतजार कर रही होती है। अरे माँ, पिताजी, आप दोनों आ गए? चलो हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। काजल अपने माता पिता के लिए चाय बनाने वाली होती है कि तभी उसकी अमीर सहेली श्रेया वहां पर आ जाती है। उसके हाथों में ठंडी कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा होता है। काजल, रुक जा, इतनी गर्मी में अंकल आंटी को चाय पिलाकर मारने का इरादा है क्या तेरा? ये देख, मैं ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हूँ, और साथ में तेरा फेवरेट पिज्जा भी है। श्रेया के कहने पर काजल ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा अपने माता पिता को भी देती है, और अपनी सहेली के साथ वो अपने आंगन में बैठकर पिज्जा खाने लगती है। तभी श्रेया उससे कहती है, अरे काजल, तुझे पता है मेरी शादी होने वाली है, इसी बात की तो तुझे पार्टी दे रही हूँ। कल को ये मत कहना कि मैंने तुझे अपनी शादी की पार्टी नहीं दी। अरे वाह श्रेया, तू शादी करने वाली है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मैं तेरे शादी में बहुत सारा एंजॉय करूंगी। अरे हाँ मेरी प्यारी सहेली, तुझे याद है ना, तूने मुझसे वादा किया था कि तू मेरी शादी में मेरे हाथों पर और पैरों पर अच्छी अच्छी मेहंदी लगाएगी, इसलिए मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ, मुझे हाथ और पैर के अलावा अपने कमर पर यानी मेरी पीठ पर ब्लाउज वाला मेहंदी का डिजाइन लगवाना है, क्योंकि मैं बैकलेस ब्लाउज पहनूंगी। उसके लिए तू अच्छे से तैयार होकर आना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखना जब मैं तुम्हारे मेहंदी लगाऊंगी तो सब लोग तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। काजल और श्रेया बहुत खुश होती हैं। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते श्रेया अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है, और काजल अपने घर में आकर माता पिता के लिए रात का खाना बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही पूरी रात बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से अगले दिन जब सवेरा होता है तो चारों तरफ पानी भर जाता है, और इस कारण ममता और हरिहर काम पर नहीं जा पाते। तभी उनके पड़ोस में एक आदमी उनसे कहता है, क्या बताएं भाई साहब, अब तो चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और कोयले की खदान में तो बहुत पानी भरा हुआ है। जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक वहां पर काम नहीं चलेगा। सब लोग आज से अपने अपने घर पर बैठे रहेंगे। ये सुनकर हरिहर और ममता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अगर ऐसा ही होता रहा तो हम अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे? एक ही तो साधन था हमारे कमाने का, अब वो भी भगवान हमसे छीन रहा है। ऊपर वाले हमारे ऊपर इतनी ज्यादती ना कर। हरिहर और ममता दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक के बाद एक दिन बीतते जाते हैं और वो काम पर नहीं जा पाते, जिसकी वजह से उनके घर का राशन खत्म हो जाता है और घर में भूखमरी आ जाती है। माँ, घर में तो खाने का एक दाना तक नहीं है, अब मैं क्या करूँ? क्या बनाऊँ आप दोनों के लिए? अरे बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? हमारा पेट भरा हुआ है, हमें खाना नहीं खाना। वैसे आज तो तेरी सहेली की शादी है, तो शादी में तो जा ही रही है ना? नहीं पिताजी, मैं शादी में नहीं जा रही, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, और आज मुझे अपनी सहेली को मेहंदी लगानी थी, उसके लिए मेरे पास मेहंदी भी नहीं है। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रही है? अगर तू श्रेया की शादी में नहीं जाएगी तो उसको बहुत बुरा लगेगा। मेरे हिसाब से तो तुझे उसकी शादी में जाना चाहिए। रुक, कपड़े मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ। ममता अपनी शादी के समय का एक चमकीला सूट लाकर काजल को दे देती है। ये ले बेटी, ये सूट तेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। जा,
अब तू इसी को पहनकर जाना आज श्रेया की शादी में, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। एक तरफ उसे कपड़े तो मिल जाते हैं तो दूसरी तरफ वो जंगलों में जाकर मेहंदी के बहुत सारे पत्ते तोड़कर ले आती है और उन्हें घर में ही पीसकर मेहंदी बना लेती है, जिसके बाद वो मेहंदी लेकर अपनी सहेली श्रेया के घर जाने वाली होती है। लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। ओहो, इस बारिश को भी अभी ही शुरू होना था क्या? खैर, अब बारिश हो या तूफान आए, मैं तो जाकर ही रहूंगी। ओहो काजल, तू तो भीग गई है। ये ले टॉवल और अपने ऊपर से पानी साफ कर ले। वैसे काजल, तेरा ये सूट तो बहुत प्यारा लग रहा है। कसम से, कहाँ से लेकर आई है इतना प्यारा डिजाइन वाला सूट? ये सूट मेरी माँ की शादी के समय का है। सुंदर है ना? खैर, ये सब छोड़, ये देखो मैं मेहंदी लेकर आई हूँ। चलो मैं तुम्हारे मेहंदी लगाती हूँ। ऐसा कहकर काजल अपनी सहेली श्रेया को मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते सारे मेहमान अंदर हॉल में ही बैठे होते हैं और काजल को मेहंदी लगाते हुए देखते रहते हैं। काजल इतनी प्यारी मेहंदी लगा रही होती है कि सबकी नजर उसके ऊपर से हटती ही नहीं, जिसके बाद वो आखिरी में श्रेया की बैक पर ब्लाउज वाली मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। इतना सुंदर डिजाइन देखकर वहाँ सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, ये डिजाइन तो बहुत प्यारा लग रहा है। अरे लड़की, तुमने इतनी अच्छी मेहंदी लगानी कहाँ से सीखी? दीदी, जब मैं छोटी थी तो मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद था, तो मैं जंगल में जाती थी और वहाँ से मेहंदी तोड़कर अपने ही हाथों पर लगाया करती थी। ऐसे ही मुझे मेहंदी लगाना आ गया। काजल की मेहंदी से वहाँ पर आए हुए सभी मेहमान बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग उसे पैसे देकर उससे मेहंदी लगवाने लगते हैं। इसी के चलते उस रात काजल बहुत सारे पैसे कमा लेती है। जब वो वापस अपने घर आती है तो अपने माता पिता को इसके बारे में बताती है। अरे वाह बेटी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरे अंदर इतना अच्छा हुनर है। अब जब तुम इतनी अच्छी मेहंदी लगा ही रही हो तो क्यों ना तुम अपने घर के आंगन में एक छोटा सा स्टॉल लगा लो, वहाँ पर तुम लोगों को मेहंदी लगाना। अपने पिता के समझाए हुए तरीके से वो अपने घर के बाहर ही एक छोटा सा स्टॉल लगा लेती है, जिसमें बैठकर वो लोगों को मेहंदी लगाती रहती है। मेहंदी लगाते लगाते उसके बहुत सारे कस्टमर बन जाते हैं और वो हर दिन का बहुत सारा पैसा कमा लेती है। धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और वो अपने ही कमाए पैसों से अपने लिए एक मकान भी खरीद लेती है, जिसमें वो अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो उसके माता पिता उसके लिए एक लड़का भी ढूंढ लेते हैं और अपनी ही शादी में अपने ही हाथों से अपने आप को बहुत प्यारी मेहंदी वो लगाती है। मेरी प्यारी बेटी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारी लगाई हुई मेहंदी वो भी बहुत अच्छी लग रही है। ममता और हरिहर अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं और शादी के बाद भी वो अपना ये प्रोफेशन नहीं छोड़ती। वो गरीब लड़कियों को फ्री में मेहंदी लगाना सिखाती है ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ कर सके। माँ देखो, मेरे भैया के लिए कोई सुंदर, सुशील, संस्कारी लड़की ही ढूंढना जो इनकी घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल सके और इनके साथ हमेशा खुश रहे। अरे हाँ मेरी प्यारी बेटी, तू चिंता मत कर, तेरे बड़े भाई के लिए मैं सबसे अच्छी और संस्कारी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी जो इसका साथ जन्मों जन्मों तक निभाएगी। कुछ ही देर में पंडित घर पर आ जाते हैं और सरला को कई सारी लड़कियों के रिश्ते दिखाने लगते हैं, जिनमें से कई सारी लड़कियों की वह फोटो भी देखती है, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती, जिसके चलते सरला पंडित से कहती है, पंडित जी, इतनी सारी फोटोज लेकर आए हो लेकिन इनमें से कोई भी लड़की इस काबिल नहीं जो हमारे घर की बहू बन जाए। सभी मॉडल और नए ख्यालों की हैं। ऐसी लड़कियां घर गृहस्थी बहुत कम संभाल पाती हैं। अरे ऐसी बात है तो मेरे पास एक लड़की की फोटो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको शक्ल सूरत और उसके रंग से वो आपको पसंद आएगी। पंडित अपने झोले से माही की फोटो निकालता है और सरला को दे देता है। माही की फोटो देखते ही सरला खुश हो जाती है। दरअसल पूरे 1 साल से मैं इस लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई भी इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि इसका रंग काला है। ऐसी लड़की को कोई मना कैसे कर सकता है? कितनी संस्कारी और समझदार है। जब ये फोटो में इतनी अच्छी लग रही है तो सामने से और भी ज्यादा अच्छी होगी। पंडित जी, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए, रंग और रूप में कुछ नहीं रखा। सरला की बात सुनने के बाद पंडित रिश्ते की बात आगे बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसके चलते कुछ ही समय के अंदर रोहित और माही की शादी हो जाती है। लेकिन गृह प्रवेश के टाइम जैसे ही नताशा अपनी भाभी को देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। अरे ये क्या, इतनी काली लड़की हमारे घर की बहू, ये सब क्या चल रहा है? माँ जरा मेरे साथ आना, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। नताशा के कहने पर नताशा की माँ उसके साथ कमरे में आ जाती है, जिसके बाद नताशा अपनी माँ से कहती है,
माँ, भैया में आपको ऐसी क्या कमी लगी जिसकी वजह से आपने उनकी शादी इस काली कलूटी लड़की से करवा दी? अरे कहाँ हमारे भैया और कहाँ ये लड़की? आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए था। अरे बेटी, तू कैसी बातें कर रही है? जिस लड़की को मैं बहू बनाकर लाई हूँ इस घर में, वो घर की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझेगी और तुम्हारे भाई का साथ जन्म जन्म तक निभा कर रहेगी। सरला की बात सुनकर नताशा गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। जहाँ तो नताशा अपने बड़े भाई की शादी को लेकर बहुत खुश होती है, वहीं नताशा अब शादी के बाद की किसी भी रस्मों में शामिल नहीं होती। वह अंदर ही अंदर माही से नफरत करने लगती है और इसी के चलते वो घर के सारे काम करना बंद कर देती है और अपने सारे काम माही से करवाना शुरू कर देती है। मेरे कपड़े नहीं है यहाँ। अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? कोई मुझे बताएगा कि मेरे कपड़े कहाँ रखे गए हैं? नताशा की आवाज सुनकर माही आती है और कहती है, नताशा, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े धोने के बाद तय लगाकर तुम्हारी अलमारी के अंदर रख दिए थे। कितनी बार कहा है मैंने आपसे, अपने इन काले और गंदे हाथों से मेरी किसी भी चीज को मत छुआ करो और मुझे ये कपड़े दोबारा से धुलवाने पड़ेंगे। नताशा ऐसा कहकर अलमारी से सारे कपड़े बाहर निकाल देती है। ये बर्ताव माही देखकर बहुत मायूस हो जाती है, लेकिन फिर भी वो नताशा से कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ एक दिन सड़क पर चलते हुए नताशा की टक्कर एक टाइगर नाम के लड़के से हो जाती है। टाइगर बहुत स्मार्ट और हैंडसम लड़का था, जिसे देखते ही नताशा पहली नजर में ही उस पर फिदा हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, गलती से टक्कर हो गई। हाँ, जानबूझकर कोई ऐसा करेगा भी नहीं। कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन आपका सारा सामान खराब हो गया, उसके लिए रियली सॉरी। टाइगर स्मार्ट होने के साथ साथ बहुत अच्छी फ्लर्टिंग भी कर लेता है, जिसके चलते नताशा उस पर फ्लैट हो जाती है। उस दिन के बाद से कई बार नताशा इसी तरह टाइगर से टकरा जाती है, जिसके चलते उनके बीच धीरे धीरे बातें शुरू होने लगती हैं और नताशा पूरी रात घंटों घंटों टाइगर से फोन पर बात करने लगती है। ये देख माही, आखिर ये कौन है जिससे मेरी ननद पूरी रात भर बातें करती रहती है? मुझे तो इनकी फिक्र होती है, इस बात का मुझे पता लगाना ही होगा। उस दिन के बाद से माही अपनी ननद का पीछा करने लगती है, जिसके चलते एक दिन नताशा और टाइगर को मिलते हुए देखती है। अच्छा, तो ये है वो लड़का जिसे मेरी प्यारी ननद पसंद करती है। माही ऐसा सोचकर खुश हो रही थी और उन्हें छुप छुप कर देख रही होती है। कुछ देर में नताशा टाइगर के पास से चली जाती है। उसके जाते ही टाइगर के पास एक दूसरी लड़की आ जाती है और टाइगर उसके साथ भी बहुत अच्छे से बर्ताव करता है। ये देख माही हैरान रह जाती है। ये तो डबल गेम खेल रहा है मेरी ननद के साथ। मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। माही उस दिन के बाद से टाइगर के ऊपर भी नजर रखने लगती है। इससे उसको ये साफ पता चल जाता है कि टाइगर एक अच्छा लड़का नहीं है और इसी के बारे में वो जब अपनी ननद को बताती है तो नताशा बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की और मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर नजर रखने की? आखिर तुम क्या चाहती हो? मैं सब जानती हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्चा करता है। अरे मेरे 10 नखरे झेलता है। तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होता, इसी वजह से तुम्हें जलन हो रही है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नताशा? भला मुझे तुमसे क्यों जलन होगी? मैं तुम्हारी फालतू की बकवास में आने वाली नहीं हूँ। मैं टाइगर से बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरे ऊपर जान देता है। आज मुझे शॉपिंग करवाने भी लेकर जा रहा है। देखना 10 नखरे करने के बाद भी वो मेरे साथ कितने अच्छे से रहेगा। ऐसा कहकर नताशा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो टाइगर से मिलती है। टाइगर को एक बड़े से शोरूम में ले जाती है और वो वहाँ जाकर खूब सारी शॉपिंग करती है। ओहो, मैंने सनग्लासेस तो लिए ही नहीं और मैंने अपने लॉन्ग बूट्स भी नहीं लिए। अभी तो मैंने कोई टॉप भी ढंग से नहीं लिया। परसों पार्टी है, उसके लिए मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है। डोंट वरी हनी, जो तुम्हें चाहिए मैं सब कुछ दिलवाने वाला हूँ। बस तुम एक बार आवाज करो, सब कुछ तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाएगा। तुम कितने प्यारे हो। तुम्हें पाकर मेरी किस्मत ही खुल गई। अब बहुत हुआ। मैं जानती हूँ मेरी भाभी ने अब तक तो मेरे भैया और मेरी माँ के कानों में तुम्हारे खिलाफ जहर घोल दिया होगा। वो हमारी शादी को स्वीकारेंगे तो नहीं, इसलिए हम दोनों शादी कर लेते हैं। टाइगर नताशा की बात मान लेता है, जिसके बाद वो दोनों शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं बिना किसी को बताए। लेकिन इसकी भनक माही को पड़ जाती है। जो तो इंसान मुझे बुरी नजर से देख सकता है और तो और इतनी सारी लड़कियों से कांटेक्ट रखता है, उससे मेरी ननद शादी करके कभी खुश नहीं रह पाएगी। मुझे इस शादी को रोकना ही होगा। माही अपनी ननद को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नताशा उसकी एक नहीं सुनती। दूसरी तरफ चोरी छुपे वह टाइगर से शादी करने के लिए मंडप में पहुंच जाती है। आखिरकार तुम आ ही गई। शादी के जोड़े में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलो अब शादी कर लेते हैं। तभी माही वहाँ पर आ जाती है, रोहित और सरला के साथ। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं था। मैं तुम्हारे सामने एक ठोस सबूत लेकर आई हूँ। माही उन सभी लड़कियों को नताशा के सामने खड़ा कर देती है जिनसे टाइगर चोरी छिपे मिला करता था। वो सभी लड़कियां टाइगर की हकीकत नताशा को बता देती हैं और उनमें से एक लड़की नताशा से आकर कहती है, इस इंसान से शादी मत करो।
आज ये तुम्हारे सारे खर्चे उठाने के बाद तुम्हें कई लाखों रुपए के लिए बेच देगा। यही इसका गंदा काम है। ये पहले भी कई सारी लड़कियों को बेच चुका है। इसके खिलाफ तो कई सारे केस भी दर्ज हो चुके हैं। तभी टाइगर कहता है, अरे तुम इन लोगों की बातों में मत आना, ये सब हमारे प्यार से चिढ़ते हैं। चलो हम शादी कर लेते हैं, वरना मुहूर्त का समय निकल जाएगा। नहीं बेटी, इस इंसान के साथ शादी मत करना। बहना, मैंने तुम्हारे खर्चों में कभी कोई कमी नहीं की और न तुम्हारा प्यार कम होने दिया। फिर तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे फंस गई? मेरी बात मानो और इसे छोड़कर मेरे साथ चलो। रोहित की बात के बाद टाइगर नताशा से कुछ कहता उससे पहले नताशा उसे एक जोरदार तमाचा मार देती है। मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरा परिवार मुझसे कभी झूठ नहीं कहेगा। और अपनी आंखों के सामने इतने सबूत देखने के बाद तो मैं तुमसे किसी भी कीमत पर शादी नहीं कर सकती। नताशा उसी समय पुलिस को फोन कर देती है और टाइगर को गिरफ्तार करवा देती है, जिसके बाद वो अपनी भाभी से माफी मांगती है और अपने खर्चे पर बहुत कंट्रोल करती है, जिसके बाद वो माही के साथ और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।